नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम कुशवाहा आज आपके लिए चर्चा का जो लेकर चल रहे हैं ये आपकी जीआईसी की क्लास है। और जीआईसी के साथ ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी की कॉमन भी है। तो आज ये वैसे हमारी जो इच्छा है, ये क्लास तो हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए है। तो आज मैं चाह रहा था कि इस क्लास को यूट्यूब पर भी डालें, चूंकि यूट्यूब पर क्लासेस नहीं डालते हैं, अक्सर प्रैक्टिस सेट डालते हैं। तो आज इसको यूट्यूब पर भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आज यूट्यूब पर जाएगी। जो मित्र हमारे हमसे जुड़ना चाहते हैं और तो वो हमारे 3 बैच हैं कि एलटी, टीजीटी, पीजीटी के नाम से है। यहाँ आपको एलटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों का सिलेबस एक ही बैच में कंप्लीट कराया गया है, जिसकी मेंबरशिप केवल 1199 है। चूंकि ये जो डॉक्टर नोट्स परिवार है, ये एक फैमिली की तरह कार्य करता है, ना कि कोचिंग संस्थान है। हम फिर आपको बता दें, आप यहाँ अगर जुड़ना चाहते हैं तो कोचिंग का मन लेकर ना आए, एक परिवार का मन लेके आए। और आपका स्वागत है। केवल मेंबरशिप 1199 रुपए है। वन टाइम पे करना है और एग्जाम तक वैलिड रहेगी, जब तक, चाहे 1 साल चाहे 2 साल, जब तक इसमें टीजीटी और पीजीटी के बाद जब तक एलटी का यूपी में एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक वैलिड रहेगी। एक बैच है टीजीटी पीजीटी का 999 का है। केवल सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। सब क्लासेस क्रम से आती हैं, विधिवत नोट्स बनाकर पढ़ाया जाता है। फालतू फालतू चीजें नहीं की। और ये भी नहीं कि आपकी पता लगा क्लास है आधे घंटे के और 1 घंटा आपसे फालतू की बातों में आपको उलझा रहे हैं, मीठी मीठी बातें करें। तो ना तो हमारे पास समय है, ना तो मुझे लगता है आपके पास भी इतना समय नहीं होगा कि मीठी मीठी बातों में उलझे रहो। और तीसरा बैच है जीआईसी का। जो जीआईसी का बैच है, जीआईसी का ये भी कल से ही शुरू हुआ है, कल परसों से शुरू हुआ है। ये तीसरी क्लास है। और जितने भी क्लासेस ऐप पे होती हैं सब क्रम से लग जाती हैं। कोई भी क्लास ऐप से नहीं, ऐप ऑटोमेटिक क्लास को स्टोर कर लेता है, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर हमसे जुड़ते हैं तो आपको नोट्स सारे अवेलेबल होंगे। लगभग 900 फाइलें हैं नोट्स की, जिसमें बुक्स वगैरह भी आपके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स, सब आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होंगे। प्रैक्टिस सेट संडे संडे आपकी टेस्ट होता है। और उसके अलावा डेली रात में 9:30 से 10:30 बजे तक डिस्कशन होता है आपके सिलेबस के टॉपिक के अनुसार, जिससे आपका स्कोर अन्य छात्रों से ज्यादा हो सके और चयन हो सके। पिछली बार पीजीटी में लगभग 40 लोग सिलेक्ट हुए थे और टीजीटी में 70 लोग सिलेक्ट हुए थे और टीजीटी 16 में 35 लोग सिलेक्ट हुए थे। जीआईसी प्री में तो लगभग 150 लोग सिलेक्ट हुए थे। प्री में, मेंस मैंने पढ़ाया नहीं था। और तो ये है अपना मतलब इस परिवार के लोगों का। और कई लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो ये है। तो चलो आज क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको मेंबरशिप लेनी तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर से साइन अप कर लो। इतनी छोटी सी मेंबरशिप रखी गई जितने आपके यहाँ यूकेजी, केजी और कक्षा फर्स्ट का जो आपके यहाँ घर में कोई बालक होगा उसकी जो 1 महीने की ट्यूशन फीस होगी, उतनी में आपको नौकरी की हम बात कर रहे हैं। तो आप जुड़िएगा। और ये परिवार की तरह हमारा सपना है कि बेहतर से बेहतर चीजें मिले। और ये मेंबरशिप इसलिए ली जाती है क्योंकि छोटे छोटे खर्चे होते हैं, ऐप का खर्चा, सर्वर का खर्चा, कहीं ऐप क्रैश होता है, कहीं सर्वर दिक्कत करता है, तो बहुत सारे खर्चे आते हैं। तो वो खर्चे हमारे पूरे चलते रहे और बकाया सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। तो टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन या टाइप ऑफ स्पेसिमेन, टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं या टाइप ऑफ स्पेसिमेन। और आपने स्पेसिमेन कहाँ देखे, पहले तो इस पे चले। ये जो टाइप ऑफ स्पेसिमेन है, मैं वादा करता हूं इससे लगभग, ध्यान रखिएगा, लगभग हर एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इनमें से बनता है। वो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एक क्वेश्चन जरूर यहां से उठकर पूछता और अक्सर ये समझ में नहीं आता है। तो चलो आज इसकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आता है टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, स्पेसिमेन। और स्पेसिमेन आप कहाँ देखें, तो जब आप विद्यालय में जाते हैं तो देखना जार में कि तो स्पेसिमेन बंद रहते हैं। जब आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो जार में बंद कर स्पेसिमेन दिखाया जाता है, वो चाहे पौधे का हो और या फिर एनिमल्स का हो। इसी प्रकार हार्बेरियम बनाते हैं, आप हार्बेरियम सीट बनाते हैं। वो आप जो टैक्सोनॉमी के हार्बेरियम आपने बीएससी में बनाई होगी, एमएससी में बनाई होगी, और प्लांट पैथोलॉजी की हार्बेरियम सीट बनाई होगी। तो बस वही है, वो जो सीट बनाई जाती है तो वही उसी की बात कर रहा है। तो होलो टाइप क्या होता है,
ये ध्यान रखिएगा। अगर होलोटाइप की बात करें तो वास्तविक प्रकार का स्पेसिमेन, वास्तविक प्रकार के स्पेसिमेन क्या है, मान लेते हैं एग्जांपल हम देते चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। वास्तविक प्रकार का स्पेसिमेन क्या है, मान लेते हैं कि हमें स्पेसिमेन किसका बनाना है, तो मक्का का पौधा, एक मक्का का पौधा ले लेते हैं, ये मक्का का पौधा है और इस मक्के के पौधे का हमें स्पेसिमेन बनाना है। इस वाले मक्के का पौधे का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका स्पेसिमेन बनाना है। तो जब इसका स्पेसिमेन बनाएंगे, इस मक्के को लिया और हमने काटा और काटने के बाद सुखाया, प्रेस किया और स्पेसिमेन बना दिया। और इसी से इन फ्यूचर जब आइडेंटिफाई मक्के को करते हैं तो इसी स्पेसिमेन को देखकर हम बताते हैं हाँ ये भी पौधा मक्के का है। इसे होलोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोटाइप। यानी इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रकार का वह नमूना जिसके आधार पर नई जातियों की व्याख्या की जाती है। इसको क्या बोल देंगे? वास्तविक वास्तविक प्रकार का वह नमूना जिससे हम जातियों की व्याख्या करते हैं, जो मेन है उसे हम होलोटाइप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? होलोटाइप के नाम से प्रायः जानते हैं। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद और स्पेसिमेन आते हैं दूसरे। तो दूसरा कौन सा आता है? तो दूसरा आता है आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या होता है? एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछते हैं, आइसोटाइप क्या होता है? तो आइसोटाइप की बात करें, डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। होलोटाइप का डुप्लीकेट। मान लेते हैं जब हम मक्का लिया था और मक्का का जब स्पेसिमेन बनाया था तो एक और मक्के का पौधा लेकर हमने स्पेसिमेन बना लिया था, यानी इसका एक डुप्लीकेट बना लिया था, यह सोचकर कि कल को अगर ये नष्ट हो जाएगा स्पेसिमेन होलोटाइप तो हम इस दूसरे वाले से काम चला लेंगे। क्या करेंगे? दूसरे वाले से काम चला लेंगे। आप अल्टरनेट व्यवस्था करते हैं ना, घर में अगर मोबाइल है, मान लो मेन मोबाइल लेकर आए तो वो मान लेते हैं होलोटाइप है जिससे आप सारे काम करेंगे। मगर एक और मोबाइल रखते हैं सहायक कि अगर ये कहीं गड़बड़ कर जाए तो हम दूसरे से काम अपना उस समय चला लें। तो वही डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। होलोटाइप का जो डुप्लीकेट होता है उसे हम आइसोटाइप के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, किसके नाम जानते हैं? आइसोटाइप। डुप्लीकेट जो होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है या स्पेसिमेन जो वास्तविक स्पेसिमेन होता है उसका जो डुप्लीकेट या फोटोकॉपी हम तैयार कर लेते हैं उसी को हम आइसोटाइप के नाम से जानते हैं। फिर आता है सिनटाइप। क्या होता है? अगर हम सिनटाइप की बात करें, किसकी बात करें? सिनटाइप की। क्या लिखा है? सिनटाइप। तो सिनटाइप क्या होता है और बहुत पूछा जाता है, कोई भी दो या अधिक नमूने जो लेखक द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात इसको सही भाषा में स्पीशीज सेम है। क्या है? मान लेते हैं मक्का थी, मक्का की जाति मान लो RR21 थी, मान लो हमने इसका स्पेसिमेन बनाया RR21, तो मक्का की जो हमने होलोटाइप बनाया था तो स्पेसीज RR21 सेम है, मगर उसको हम दूसरी जगह से कलेक्ट किया था, उसके नष्ट हो जाने पर हमने क्या किया? उसी जाति का, उसी स्पीसीज का नया हमने बना लिया स्पेसिमेन, उसी जाति का बिल्कुल नया स्पेसिमेन बना लिया। मान लेते हैं आपका वो मोबाइल नष्ट हो गया, नोकिया का था, आपने क्या किया? वही कंपनी का, नोकिया का वही नंबर का सेम मोबाइल आपने मंगवा लिया और उसको आप यूज में ला रहे हैं, तो वो कहलाएगा सिन टाइप। यानी वास्तविक नहीं है, जो आपको पहले था वो खत्म, मगर बिल्कुल वही कंपनी, हूबहू कंपनी और हूबहू मॉडल नंबर आपने ले लिया, ये कहलाएगा सिन टाइप। यानी जो होलोटाइप है, होलोटाइप का ध्यान रखिएगा, जो होलोटाइप है जो बना था उसी के सेम नमूने हमने और एकत्रित किए और उनकी जो हर्बेरियम सीट या स्पेसिमेन बनाते हैं वो सिन टाइप कहलाता है। पैराटाइप क्या कहलाता है? अब आता है पैराटाइप का। होलोटाइप को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, होलोटाइप को छोड़कर क्या बोलेंगे? होलोटाइप को छोड़कर हमने क्या किया? होलोटाइप को छोड़कर सीट बनाते हैं। होलोटाइप को छोड़कर जो नई सीट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? पैराटाइप। ध्यान रखिएगा, अन्य प्रकार का नमूना जो कि होलोटाइप के साथ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी होलोटाइप को छोड़कर जो नया बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पैराटाइप। क्या बोलते हैं? पैराटाइप। होलोटाइप को के साथ जो नमूना तैयार करते हैं या उसी की तरह नमूना टाइप करते हैं उसे हम पैराटाइप के नाम से जानते हैं। और लास्ट में आता है लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप क्या होता है?
ध्यान रखिएगा। लैक्टोटाइप, जब होलोटाइप नष्ट हो जाता, मान लो किसी कारण होलोटाइप नष्ट हो गया, तो अब क्या करें, उसी पौधे से दूसरा नमूना बना लेते हैं। मान लो जैसे ये पौधा था, इससे हमने पहले होलोटाइप बनाया, काट कर, एक टहनी से काट कर बना लिया। अब मान लेते हैं होलोटाइप हमारा नष्ट हो गया, अब हमने क्या किया, उसी पौधे की दूसरी टहनी या उसी पौधे से दूसरा नमूना तैयार कर लेते हैं, तो उसे लैक्टोटाइप के नाम से जानते हैं। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछता है और यही डाटा आपके साथ शेयर करता है। तो आपको हमने बताया होलोटाइप जो वास्तविक हमने स्पेसिमेन बनाया था, होलोटाइप है। आइसोटाइप क्या है, अर्थात आइसोटाइप में हमने क्या बताया, आइसोटाइप में बताया कि जो डुप्लीकेट होलोटाइप का जो डुप्लीकेट बनाते हैं उसे आइसोटाइप कहते हैं। और सिनटाइप क्या होता है, स्पीसीज सेम है, स्पीसीज सेम है, वास्तविक ना हो मगर वो जाति वही है, तो उससे जो बनाते हैं तो सिनटाइप कहलाता है। और पैराटाइप क्या होता है, होलोटाइप को छोड़कर जब सीट बनाते हैं तो उसे हम पैराटाइप कहते हैं। और लैक्टोटाइप क्या होता है, जब होलोटाइप नष्ट हो जाता है तब हम जो उसी प्लांट मतलब उसी प्लांट से दूसरी सीट बना लेते हैं, तो उसे हम लैक्टोटाइप के नाम से जानते हैं। इसको आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, तब समझ में आएगा। एक यहां से 2000 पीजीटी और 2021 में यहां से क्वेश्चन पूछा था, टैक्सोनॉमी हिरार्की क्या होती है, यही बोलते हैं। और इसका हिंदी में होता है पदानुक्रम। क्या होता है, पदानुक्रम, इनका क्रम क्या होता है, लीनियस हिरार्की। और लीनियस ने हिरार्की का मतलब पदानुक्रम दिया था, किस क्रम में हम पौधों को प्राय लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी हिरार्की। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी हिरार्की या लीनियर हिरार्की के नाम से जानते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज in a descending order during the classification of the organism। descending order में क्या होता है, डिसेंडिंग आरंभ, यानी निम्न से उच्च की ओर अगर हम ले जाते हैं, क्या करते हैं, निम्न से उच्च की ओर अगर ले जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिरार्की के नाम से जानते हैं। तो लीनियस ने एक हिरार्की दी थी, क्या दी थी, हिरार्की। यहां से क्वेश्चन क्या बना था, ये यहां से क्वेश्चन बना था पीजीटी में। उन्होंने कहा था कि लीनियस ने अपने हिरार्की में किसको शामिल नहीं किया था, किसको शामिल शामिल नहीं किया था, ये सेम क्वेश्चन पूछा था। तो क्लास से इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने फाइलम को नहीं लिया था। ध्यान रखिएगा, लीनियस ने फाइलम को नहीं लिया था, यही आंसर सही था। वहां क्वेश्चन पूछा था कि लीनियस ने अपने जो हिरार्की था उसमें किसको शामिल नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, किसको शामिल नहीं किया था, तो किसको नहीं शामिल किया था, तो लीनियस ने प्राय फाइलम को शामिल नहीं किया था अपने हिरार्की में। नंबर ऑफ द टैक्सा इज 5, उन्होंने 5 भागों में बांटा। पहले नंबर पे क्लास दिया, सेकेंड पे उन्होंने कहा क्लास के बाद ऑर्डर आएगा, फिर उन्होंने कहा ऑर्डर के बाद जीनस आएगा, फिर उन्होंने कहा जीनस के बाद स्पीसीज आएगी और स्पीसीज के बाद वैरायटी आएगी। इन्होंने ये क्रम दिया था। क्या क्रम दिया था, पहले नंबर पे इन्होंने क्लास रखा, ऑर्डर लिखा, जीनस लिखा, स्पीसीज लिखा, वैरायटी रखा। और इन्होंने कहा कि कैसे चलेगा, सबसे छोटी वैरायटी होगी, फिर स्पीसीज, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, फिर क्लास। तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन तैयार हुए। लीनियर हिरार्की पूछ देता है। एक अभी क्वेश्चन 21 में पूछा था कि लीनियर हिरार्की में किसको शामिल नहीं किया था, तो आप देखिएगा क्लास से इन्होंने स्टार्ट किया था। किससे स्टार्ट किया था, क्लास से, ना कि फाइलम से। तो ऑप्शन वहां सही था, फाइलम को इन्होंने शामिल नहीं किया था। रैंक ऑफ द स्पीसीज इज बेसिक एंड रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द रैंक द टेक्सार स्पीसीज जीनस ट्राइब एंड फैमिलीज। इन्होंने ये क्रम बताया कि जो सबसे जो रैंक चलती है, तो सबसे जो छोटा होता है स्पीसीज, जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास। तो इस तरह से हम ऊपर की ओर, निम्न से उच्च की ओर चलते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर, स्पीसीज, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम, ये क्रम होता है। क्या होता है, ऑर्डर, स्पीसीज, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम। ये उसी तरफ का है, पीछे का। तो इन्होंने क्या कहा था, ये थोड़ा सा स्पीसीज गलत आ गया बीच में, स्पीसीज पीछे आएगा, हटा लीजिएगा। जो किंगडम होता है, ध्यान रखिएगा, जो किंगडम होता है, किंगडम सबसे हाईएस्ट आपसे पूछेगा, सबसे उच्च क्रम में किसको रखते हैं, सबसे ऊंचे स्थिति पर किसको रखते हैं, तो सबसे उच्च स्थिति पर हम किंगडम को रखते हैं। सबसे पूछेगा सबसे छोटी इकाई, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो स्पीसीज है।
वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो स्पीसीज है। पूछ देगा सबसे हाईएस्ट इकाई कौन है, सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो सबसे बड़ी इकाई कौन है, किंगडम है। ध्यान रखिएगा, बड़ी इकाई किंगडम है, छोटी इकाई स्पीसीज है। इसको ध्यान में आप रखिएगा। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन बना है, स्टार लगा है, यानी क्वेश्चन बन चुका है कि आपसे पूछ देता है क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है। तो क्लासिफिकेशन की सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन सी है, स्पीसीज। स्पीसीज क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। स्पीसीज को हम किसके नाम से जानते हैं, हिंदी में जाति के नाम से जानते हैं। तो जो जाति होती है पूरे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछते हैं क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है, तो आप लगाएंगे स्पीसीज। फिर क्वेश्चन पूछ देता है स्पीसीज शब्द किसने दिया था, वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने स्पीसीज शब्द दिया और या स्पीसीज शब्द का पहली बार प्रयोग किया, तो जॉन रे थे। जॉन रे ने पहली बार स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया। जॉन रे ने क्या किया था, स्पीसीज शब्द को पहली बार प्रयोग में लाए थे। स्पीसीज दो प्रकार की होती है, सिंपैट्रिक स्पीसीज और एलोपैट्रिक स्पीसीज। यहाँ से पीजीटी और टीजीटी में क्वेश्चन कई बार बना है, आपसे पूछ देते हैं सिंपैट्रिक स्पीसीज इसमें से कौन सी है और एलोपैट्रिक स्पीसीज कौन है। तो इसको बड़ा ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपैट्रिक स्पीसीज क्या होती है, इनहिबिटिंग सेम जियोग्राफिकल एरिया। ऐसी जातियां जो सेम जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं वो सिंपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया जो है रीजन है, अगर वहां जो स्पीसीज पाई जा रही है वो समान जातियां जो पाई रही, मतलब कुत्ते की जाति है समान है, तो वो सब सिंपैट्रिक स्पीसीज में आएगी। एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या होती है, इनहिबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। ऐसी जातियां जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं, जैसे मान लेते हैं कुत्ता है, कुत्ते की जो जाति है वो इंडिया में पाई जा रही है, वैसी ही जाति अमेरिका में पाई जा रही है, वैसी ही जाति चीन में पाई जा रही है, तो ये कैसी जातियां कहलाएंगी, एलोपैट्रिक जाति कहलाएंगी। यानी जिनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या जियोग्राफिकल रीजन है वो अलग अलग है। जबकि सिंपैट्रिक में क्या है, जिनका जियोग्राफिकल जो रहन सहन है वो कैसा है, तो जियोग्राफिकल जो रहन सहन है वो क्या एक ही स्थान पर है, एक ही जियोग्राफिकल एरिया। मान लो भारत में है तो भारत में जो पाए जा रहे हैं उनकी बात करते हैं। सिबलिंग स्पीसीज क्या होती हैं, सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया टीजीटी पीजीटी में। सिबलिंग स्पीसीज क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड बट मार्फोलॉजिकल सिमिलर। ऐसी जातियां जो दिखने में तो समान होती है, ऐसा लगता है अरे ये भी कुत्ता ये भी कुत्ता है, मतलब दिखने में समान होती है मगर वो एक दूसरे से जनन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की जातियों को सिबलिंग स्पीसीज बोलते हैं। जो दिखने में ऐसी जातियां जो दिखने में समान होती हैं मगर जननिक रूप से या वो आपस में जनन नहीं कर सकती हैं, ऐसी जातियों को सिबलिंग स्पीसीज के नाम से जानते हैं। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड इन एक गिवन एरिया। ऐसी जातियां जो एक निश्चित क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती। जैसे कंगारू वगैरह है तो न्यूजीलैंड या उधर जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहां पाए जाते हैं, उसके अलावा विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं, तो एंडेमिक स्पीसीज कहलाएंगी। तो ये समझ गए होंगे, सेम टू सेम आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है यहां से क्वेश्चन पूछता है क्लासिकल सिस्टमैटिक, जो क्लासिकल सिस्टमैटिक बेस्ड ऑन द टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा, क्लासिक जो टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था, ध्यान रखिएगा क्लासिकल सिस्टमैटिक बेस्ड ऑन द किस पर निर्भर करते हैं, तो यहां से कुछ सिद्धांत दिए गए थे। जैसे आपसे पूछ सकता है जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिकल सिस्टमैटिक का मतलब क्या, वर्गीकरण। हमने आपको बताया था कि जो वर्गीकरण दिया गया, तो वर्गीकरण का जो टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, कौन सा कॉन्सेप्ट, टाइपोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट था। आपसे पूछ सकता है वर्गीकरण का टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो प्राय प्लेटो और अरिस्तु ने वर्गीकरण का जो टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो अरिस्तु और प्लेटो ने टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था वर्गीकरण का। एक कॉन्सेप्ट आता ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। प्राय ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया, परंपरागत जाति का जो सिद्धांत वो किसने दिया, या मार्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया। क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी बने नहीं ये दोनों, फ्यूचर बन सकता है। आपसे पूछता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया, या आपसे पूछ लेगा मार्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया, तो लिनियस ने दिया था। और किस बुक में इसको मेंशन किया, सिस्टेमा नेचर में। आपसे पूछ कहा कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज लिनियस ने किस बुक में लिखा, तो
प्राय किसमें लिखा, सिस्टेमा नेचर में। आपसे पूछ देगा मार्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसमें दिया, तो लीनियस में दिया, सिस्टेमा नेचर में, दोनों एक ही है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज पूछ दे या मार्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज पूछ ले, दोनों का मीन्स मतलब बिल्कुल सेम है। और बुक का नाम ये जो आप दिया सिस्टेमा नेचर, इस बुक में इन्होंने दिया था। किसने दिया था, लीनियस ने। फिर आता है जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया। आपसे पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट डाटा वाले क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट देने का श्रेय जाता है लॉर्डसी को। किसको जाता है, लॉर्डसी। लॉर्डसी ने जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा क्या था, ए स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। उन्होंने कहा कि जो जाति होती है वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होती है, अर्थात सबका जेनेटिक मटेरियल लगभग सेम होगा, यानी सेम होता, उनका ये कहना था। जो जाति है उनका जेनेटिक मटेरियल लगभग सेम होता है, तो वो जेनेटिकल आइडेंटिफाई होती हैं, तो उसे इस कॉन्सेप्ट को जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। और इसका देने का श्रेय लॉर्डसी को जाता है। टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी और जीआईसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसमें दिया गया था। तो जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट प्राय लॉर्डसी ने दिया था, और उन्होंने कहा क्या था कि ऐसी जातियां प्राय जो होती हैं वो एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल होती हैं। फिर आता है पॉलीटाइप स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था। पॉलीटाइप स्पीसीज सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉलीटाइप स्पीसीज है। पॉलीटाइप स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज कंटेन 2 और मोर सब स्पीसीज। ऐसी जातियां जिनकी 2 या 2 से अधिक उपजातियां होती हैं, ऐसी जातियां जिनकी 2 या 2 से अधिक उपजातियां होती हैं, ऐसी जातियों को हम किसके नाम से जानते हैं, तो पॉलीटाइप स्पीसीज के नाम से। आपसे पूछेगा पॉलीटाइप स्पीसीज क्या होती है, तो वहां आंसर दिया होगा 2 और मोर सब स्पीसीज, तो वही लगाएंगे। मोनोटाइपिक स्पीसीज क्या होती है, नॉट सब डिवाइडेड इन सब। ऐसी जातियां जिनकी कोई भी उपजाति नहीं होती, जिनकी कोई भी उपजाति नहीं होती है, उन्हें प्राय मोनोटाइपिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज को अर्नेस्ट मायर ने 1942 में दिया था। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मायर ने 1942 में प्रस्तुत किया था। तो आपसे बस यही पूछेगा यहाँ। फिर पूछ लेता है मोनोजेनरिक फैमिली क्या होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोनोजेनरिक फैमिली क्या होती है, तो फैमिली विद सिंगल जीनस। ऐसी फैमिली या ऐसा परिवार, किसी का जो वर्गीकरण करते हैं ना, तो फैमिली फैमिली के बाद मान लेते हैं जीनस डालते हैं, तो ऐसा जिसमें से केवल सिंगल, ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या हो, केवल सिंगल जीनस हो, ऐसी फैमिली जिसमें केवल एक जीनस हो और उसके अलावा जीनस ना हो, तो उसे मोनोजेनरिक फैमिली बोलते हैं। फिर आता है फाइलम शब्द किसने दिया था। फाइलम शब्द जॉर्ज लियोपोल्ड बूवियर ने दिया था, और ये क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। फाइलम शब्द किसने दिया था, तो जॉर्जेस लियोपोल्ड बूवियर ने दिया था। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, करेक्ट सीक्वेंस दे देता है और कहता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का करेक्ट मतलब क्रम क्या है, तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, ये क्रम चलता है, ध्यान रखिएगा। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस। अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ सकता है आपसे, कम से मतलब छोटे से ऊपर की ओर पूछेगा तो स्पीसीज से स्टार्ट करिएगा। अगर पूछे छोटी इकाई से देना तो स्पीसीज, जीनस, ट्राइब, फैमिली, ऑर्डर और क्लास। अगर पूछ दे कि क्रम क्या है, बढ़ता हुआ मतलब घटता हुआ क्रम क्या है, तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों याद रखिएगा। ऑल किंगडम मोर देन वन फाइलम, ध्यान रखिएगा, ऑल किंगडम मोर देन वन फाइलम। सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें कि क्लासिफिकेशन प्राय कितने प्रकार का दिया गया, तो क्लासिफिकेशन प्राय 3 प्रकार का दिया गया है। कितने प्रकार का दिया गया है, तो प्राय क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का दिया गया है। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन आपके सामने प्रस्तुत किया गया,
तो आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर ये क्या होता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? बेस ऑन वन आर फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जब वैज्ञानिक जो वर्गीकरण करते हैं एक, ध्यान रखिएगा, एक या कुछ लक्षणों को लेकर वर्गीकरण कर देते हैं, तो इस प्रकार के वर्गीकरण को प्रायः आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं। मान लो उन्होंने देखा कि एक वर्षीय अवधि के आधार पर, मतलब पौधों को अवधि के आधार पर, वो पौधों को एक ग्रुप में रखा जो एक वर्षीय है, द्विवर्षीय को अलग रखा, बहुवर्षीय को अलग। ये जो क्लासिफिकेशन दे दिया गया ये आर्टिफिशियल कहलाएगा। लिनियस ने जो दिया था वो एंथर के आधार पर दिया था कि किस पौधों में कितने एंथर पाए जाते हैं, उनकी संख्या के आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया। तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन था? लिनियस का। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आपको नजर आएगा, कोई भी एग्जाम दो पूछ देते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो प्राय लिनियस ने दिया था। और उसके अलावा थियोफ्रास्टस नहीं पूछते, जबकि थियोफ्रास्टस ने भी दिया था। तो ध्यान रखिएगा, जब एक लक्षण या कुछ लक्षणों को लेकर वर्गीकरण कर दिया जाता तो वो सब कृत्रिम वर्गीकरण या आर्टिफिशियल वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो इनको देने का श्रेय किसको जाता है? थियोफ्रास्टस को। किसने दिया था? थियोफ्रास्टस ने दिया था। तो इनको, थियोफ्रास्टस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं, या बॉटनी का पिता बोलते हैं। इनिशिएटर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, यहीं से शुरुआत हुई थी क्लासिफिकेशन की। थियोफ्रास्टस ने क्लासिफिकेशन के शुरुआत की थी, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन को शुरू किया था थियोफ्रास्टस ने अपने वर्गीकरण में, तो बेसिक ऑफ हैबिट, ध्यान रखिएगा, हैबिट के आधार पर किया था। और इन्होंने कितने भागों में बांटा? 4। उन्होंने कहा हर्ब, मतलब शाक वाले पौधे अलग कर दीजिए, जो शाकी पौधे थे। अंडर सर्व, ध्यान रखिएगा, जो मतलब झाड़ी वाले पौधे थे, मतलब झाड़ी और शाक से मिलते जुलते, अलग कर दिया। उन्होंने सर्व को अलग कर दिया, और ट्री। इस प्रकार 4 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया। यहीं से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की शुरुआत की। और इन्होंने किस पुस्तक में क्लासिफिकेशन दिया था? मेन क्वेश्चन पूछता, कई बार टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन नजर आ चुका है। इन्होंने किस पुस्तक में अपना क्लासिफिकेशन थियोफ्रास्टस ने दिया था? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में दिया था। किसमें दिया था? हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। रट के रखिएगा, एग्जाम पूछ देते हैं कि हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखा था? हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रास्टस ने लिखा था। आपसे पूछ सकते हैं कैसा क्लासिफिकेशन दिया था? तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थियोफ्रास्टस ने दिया था। और कितने वर्गों में बांटित किया था? तो 4 भागों में, हर्ब, अंडर सर्व, सर्व और ट्री भागों में विभाजित किया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो सबसे ज्यादा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि में यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछ देता है इनमें से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो अब जो सबसे ज्यादा थियोफ्रास्टस ने दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब नए क्वेश्चन 50 से 60% क्वेश्चन नए बनते हैं, और लगभग 30 से 35% क्वेश्चन रिपीट करते हैं, या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इधर उधर से देते हैं। ये आप अपने फैक्ट बिठा लीजिएगा टीजीटी और पीजीटी का। तो अब नया क्वेश्चन थियोफ्रास्टस से बनेगा। थियोफ्रास्टस से अभी उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं पूछा। जब भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्वेश्चन बना है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो उन्होंने पूछा इनमें किसने दिया है, तो वहां नाम लीनियस देते हैं। तो वहां हम टिक किसको करते हैं? लीनियस को। अगर लीनियस ना दिए हो तब किसको टिक करना है? तो भैया टिक करेंगे किसको? थियोफ्रास्टस को। अगर थियोफ्रास्टस दिए। कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस की बुक बहुत पूछते हैं, कौन सी बुक कहाँ थी? तो इन्होंने सिस्टेमा नेचर बुक लिखी थी। हम मुख्य बुक बता रहे हैं, एग्जाम में पूछ देते हैं ये किताब किसने लिखी थी। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी, झारखंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं? ये बुक किसने लिखी? लीनियस ने बहुत बुकें लिखी, प्रसिद्ध बुक सिस्टेमा नेचर लिखी है, हॉर्टस अपलैंडिकस लिखी है, ध्यान रखिएगा, हॉर्टस अपलैंडिकस लिखी है, जेनरा प्लांटेरम लिखी है। जेनरा प्लांटेरम लीनियस ने भी लिखी है, और बैंथम हुकर ने लिखी है। बैंथम एंड हुकर ने भी लिखी है, ध्यान रखिएगा। जेनरा प्लांटेरम दोनों साइंटिस्टों ने लिखी है। याद रखिएगा, यदि जेनरा प्लांटेरम देता है एग्जाम में, बैंथम हुकर भी दे और लीनियस अलग अलग दे, तो बैंथम हुकर को लगा के आना।
चूंकि वही आंसर ज्यादा माने जाते हैं जो चलन में होते हैं। आप बहुत ज्यादा वहां विद्वान मत बनिएगा, आप वही आंसर करके आएंगे जो आयोग मान रहे हो, जो चलन में हो, जो जनरली किताबों में दिया हो। तो जेनरा प्लैंटेरम बेंथम हुकर ने दिया था, लीनियस ने भी दिया था। अगर बेंथम हुकर न दे तब लीनियस को टिक करके आइएगा, आपको क्वेश्चन सही होगा। अगर लीनियस और बेंथम हुकर दोनों दे तो बेंथम हुकर को लगा के आइएगा, फिर ये मत कहिएगा नहीं सर ने तो जेनरा प्लैंटेरम बताया था, क्योंकि भैया आयोग वाले भी बड़े शैतान होते हैं। पता लगा आप ले लेके दे के दे। जेनरा प्लैंटेरम दोनों ने लिखी थी, जेनरा प्लैंटेरम बेंथम हुकर ने भी लिखी थी और जेनरा प्लैंटेरम आपके लीनियस ने भी लिखी थी। हमने दोनों बता दिया। इसके अलावा फिलोसफिया बॉटनिका लिखी थी, स्पीसीज प्लैंटेरम लिखी थी। ये बुकें प्राय लिखी गई है किसके द्वारा? कैरोलस लीनियस के द्वारा। स्पीसीज प्लैंटेरम की अगर बात करें, स्पीसीज प्लैंटेरम जो है उसमें उन्होंने 7300 जातियों का वर्णन किया था, 7300 स्पीसीज का वर्णन किया है। और इन्होंने जो वर्गीकरण कृत्रिम किया था, तो एग्जाम से पूछ देता है कि लीनियस ने जो अपना वर्गीकरण किया था वो वर्गीकरण किसके आधार पर किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया चुका है कई बार टीजीटी पीजीटी में। तो स्टाइमन के कैरेक्टर के आधार पर, किसके आधार पर किया? तो स्टाइमन का जो करेक्टर है, यानी जो पुंकेसर जो होते हैं, जिसको हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं, एंड्रोसियम बोल सकते हैं, जो पुंकेसर बोल सकते हैं इसको। तो स्टाइमन के लक्षणों के आधार पर इन्होंने डिवाइड किया था। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लीनियस ने कितने क्लासों में अपने वर्गीकरण को डिवाइड किया, डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है। तो प्लांट डिवाइडेड इन 24 क्लासेस एंड ग्रुप। कितने क्लासेस और ग्रुप में विभाजित किया? तो 24 क्लास और या ग्रुप में विभाजित किया। रट के रखिएगा, हमने इतने सिलेक्शन ऐसे नहीं दिए कि हवा में दिए, मजाक करके दे दिए और हम मतलब हवा में आपसे बातें करते हैं कि अरे 70 सिलेक्शन हो गए टीजीटी में। पूरे यूपी में किसी कोचिंग संस्थान ने नहीं दिए होंगे। तो ऐसे हवा में नहीं बोलते हैं। आप जो लोग सिलेक्ट हैं अभी भी, जो लोग सिलेक्ट हैं जिनका टीजीटी पीजीटी में 5-5 6-6 8-8 महीने से सैलरी उठा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो पुनः मेंबरशिप लेके बैठे हैं इस चक्कर में कि दूर मिला हुआ है। मान लेते हैं कई को तो महाराजगंज मिल गया, महाराजगंज बोलते हैं, महाराजगंज मिल गया। बेचारे हैं परेशान है कि सर जी हम चाह रहे हैं कि ऐसे ट्रांसफर तो होगा नहीं, फिर नौकरी लग जाए कहीं आसपास मिल जाए। दसियों लोग ऐसे पुनः पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे एक बार, आप देखिए कोई भी कोचिंग संस्थान एक बार किसी को बेवकूफ बना सकता है, मेरा अपना मानना है। आप एक बार तो मीठा मीठा बोल के फंसा सकते हैं किसी को, मगर बार बार नहीं फंसा सकते। और यहाँ कंटेंट जो होता है, हम नोट्स पहले बनाते हैं। आप देख रहे हैं, आप हमारे जो स्क्रीन पर ये सब देख रहे हैं, पहले हम 4-4 घंटे जो देख रहे हैं, पहले हम 4-4 घंटे क्या करते हैं? नोट्स बनाते हैं। और 4-4 घंटे नोट्स बनाने के बाद फिर क्या करते हैं? तब आपको पढ़ाते हैं। क्योंकि हमें भी समय, एक एक मिनट हमारे लिए, चूंकि मैं भी नौकरी करता हूँ, नौकरी भी देखनी है, आपको पढ़ाना भी है, नोट्स भी बनाना है। हम इसलिए, क्योंकि अगर हम बोर्ड पे जैसे कि बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जनरली मोबाइल लिए रहते हैं। हाँ रजनीश जी, गुड मॉर्निंग रजनीश जी, ऐसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग रजनीश जी। हाँ रजनीश जी, आप पता लगा रजनीश जी से रजनीश जी कह के आपका 5 मिनट ले गए। हाँ अच्छा अच्छा, जया जी, अच्छा दिव्या जी। तो इतना ना टाइम हमारे पास है कि हम आपको दिव्या जी और जया जी और रमेश जी और ये हम कर पाए। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि हम 3-4 घंटे नोट्स बनाते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल लिमिटेड रहता है। कोचिंग में जो कोचिंग संस्थान है वो अपने हिसाब से भौकाल टाइट करता है, और हमारे पास टाइम है ही नहीं भौकाल टाइट करने का। हम टाइट करेंगे भौकाल तो पता लगा कि हम न सो पाएंगे न खा पाएंगे। क्योंकि पहले तो कॉलेज में टाइम अपना इन्वेस्ट होता है, फिर उसके बाद आए, फिर रिलैक्स किया, नोट्स बनाए, फिर आपको प्रेजेंट किया, पढ़ाया। और इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन फंसना चाहिए। अपना तो सीधा फंडा है। आप पढ़ रहे होंगे क्लास को, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये फंसने वाले हैं कि हवा हवाई। और मैं बहुत लेंदी पढ़ाता नहीं कि आपको चक्कर आने लगे, आप बंद करके और भाग जा रहे सर जी पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं। तो बीएससी एमएससी की तरह नहीं पढ़ाते हैं, आपको सॉलिड चीजें मिलेंगी। तो यहाँ लीनियस से सिर्फ इतनी ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, बनती हैं। किताबों के नाम पूछ लेता है, क्या दिया? तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने किसने दिया? तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मित्र किसने दिया था? थियोफ्रास्टस ने दिया था।
और इन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया था। और इनकी बुक जो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम थी, ये हमने आपको बताया, फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं। और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं जो पूछे जाते हैं, कैरोलस लीनियस। जब भी कृत्रिम वर्गीकरण की चर्चा होती है, एग्जाम में पूछता है कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो वहां आपको जो टिक करना है वो लीनियस दिया रहता है, थियोप्रेस्टस नहीं दिया रहता है। एयर रेयर में दे दे तो दे दे, तो आपको लीनियस को टिक करना है। और बुक के नाम पूछ देता है, इनमें से एक बुक का नाम देता है, पूछता है इसमें किसने लिखी। तो अगर इसमें सिस्टेमा नेचर है, हॉर्टस अप्लैंडिकस है, जेमना प्लांटेरम, फिलोसफिया बॉटनिका, स्पीसीज प्लांटेरम, ये उनकी प्रसिद्ध बुकें, बहुत बुकें लिखी इन्होंने। मगर ये 5-6 बुकें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हमने आपके लिए लिख कर रखी हैं। और इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन पूछ देता है, किस बुक में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, तो स्पीसीज प्लांटेरम बुक में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। और यहां से द्विनाम पद्धति भी पूछता है किसने दिया था, तो द्विनाम पद्धति जो है प्राय किसने दिया था, तो द्विनाम पद्धति भी किसने दिया था, लीनियस ने। त्रिनाम पद्धति भी दिया था, जो बाई नॉमेनक्लेचर है वो भी लीनियस ने दिया था, ट्राई नॉमेनक्लेचर वो भी लीनियस ने दिया था। और उसके बुक का भी नाम पूछ देते हैं। तो इसकी जो पहले वाली क्लास है, ऐप पर अवेलेबल कोई भी क्लास नहीं आती है, तो जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं वो पहले वाली देखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया। आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो ये पहले तो जान लेते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेस वन ऑल, वन नहीं लिखेंगे, बेस ऑन लिखेंगे, लिखने में गड़बड़ हुआ। बेस ऑन ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर, जितने भी नेचुरल कैरेक्टर क्या, फूल लिया, फूल में नेचुरल कैरेक्टर क्या, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, फ्लावर कलर, फ्लावर लेंथ, ये जो है जो हमें दिख सकते हैं, नेचुरली रूप से हम देख सकते हैं, सारे लक्षणों को लेकर हमने वर्गीकरण कर दिया। कृत्रिम में क्या था, हमने स्टेमन देखा, अच्छा इसमें इस फूल में 5 है, इस वाले में 6 है, इसमें 3 है, इस आधार पर जो क्लासिफिकेशन कर दिया, एक लक्षण या थोड़े लक्षणों को, 2-3 लक्षणों को लेकर, वो आर्टिफिशियल हो गया। अगर नेचुरल क्लासिफिकेशन पूछ दे किस आधार पर करते हैं, तो नेचुरल जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, सारे लक्षण, जितने भी लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, जितने भी अवेलेबल लक्षण होते हैं सबको देखकर। तो मान लो पौधे का क्लासिफिकेशन का, पौधे की लंबाई कितनी है, पत्तियों का आकार कैसा है, पत्तियों में वेनेशन कैसा पाया जाता है, कैलेक्स कैसे है, कोरोला कैसे है, एंडोशियम कैसा है, गाइनोशियम कैसा है, मोनोकार्पिक है या पॉलीकार्पिक है, किस तरह का, सब लक्षण देखकर वर्गीकरण कर दें, वो नेचुरल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट एडवोकेट द दिस सिस्टम बीएल डी जेसु, इसको पहली बार एडवोकेट किसने किया था, तो बीएल जेसु ने। तो पूछ सकता है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम एडवोकेट जो किया था वो किसने किया था, बीएल डी जेसु ने। और इस क्लासिफिकेशन को फॉलो किसने किया था, एपीडी कैंडोली ने। किसने फॉलो किया था, पूछ सकता है सबसे पहले किसने फॉलो किया था नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो एपीडी कैंडोली ने किया था। ध्यान रखिएगा, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए हमारे पढ़ाने से। अच्छा चलिए, अब ये तो हो गया बैकग्राउंड नेचुरल क्लासिफिकेशन का। अगर पूछ दे किसने दिया पहली बार, तो बीएल डी जेसु ने। किसने फॉलो किया था, एपीडी कैंडोली ने। अब आता है, मुख्य बात आती है, जो एग्जाम में क्वेश्चन देता है टीजीटी पीजीटी में, पूछता है नेचुरल क्लासिफिकेशन इसमें किसने दिया था। जीआईसी में भी अभी किस वाले में पूछा है, और टीजीटी पीजीटी में भी शायद ये पूछा था किसने दिया था, तो बेंथम हुकर वहां दिया रहता है। क्या दिया रहता है, और बीएससी में भी यही पढ़ता है, बेंथम हुकर और हचिंसन और एंगलर ट्रांटल, यही पढ़ता है। तो बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कैसा क्लासिफिकेशन था, नेचुरल। यही पूछता है नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने दिया था। रट के रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। जेंडा प्लांटेरम बुक लिखी थी, अभी देखिए आ गया, लिनियस ने भी लिखी और बेंथम हुकर ने भी यही बुक लिखी। देख रहे हैं, बेंथम और हुकर ने भी यही बुक लिखी। कौन, जेनरा प्लांटेरम पुस्तक लिखी, दोनों ने लिखी थी। और अगर जेनरा प्लांटेरम पूछे बेंथम हुकर दे, सान के साथ लगा के आइए, लिनियस को मत लगाइएगा वहां, क्योंकि लिनियस की जो जेनरा प्लांटेरम है बहुत प्रसिद्ध नहीं है। जेनरा प्लांटेरम जो प्रसिद्ध है बेंथम हुकर की है। इन्होंने 3 वॉल्यूम लिखे थे। कितने वॉल्यूम लिखे थे, 3 वॉल्यूम जेनरा प्लांटेरम के लिखे थे। कौन कौन, पहला वॉल्यूम इनका जो किताब का पब्लिश हुआ था 1862 में, और आखिरी तीसरा जो 1883 में पब्लिश हुआ था।
ध्यान रखिएगा। कब पब्लिश हुआ था? 1883 में। अब आता है इन्होंने वर्गीकरण कैसे किया, क्यों किया? तो इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा और सीड प्लांट, जो सीड स्पर्मेटोफाइटा में कौन आते हैं? स्पर्मो, जो स्पर्म शब्द है वो सीड से लिया गया है। किससे लिया गया? सीड। फाइटा मानी होता है प्लांट, यानी कौन से पौधे? यानी बीज वाले पौधे। बीज वाले, और बीज वाले पौधे में कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म में भी बीज होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो ही तो होते हैं बीज वाले। भाई जिम्नोस्पर्म नेकेड होता है और ये कवर्ड होता है, बस इतना सा अंतर। बीज वाले स्पर्मोफाइटा में दो ही तो पौधे रखे हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इन्होंने इस पर सीड प्लांट को 3 भागों में विभाजित किया। डाइकोटिलेडन्स, जिनको हम द्विबीजपत्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम? द्विबीजपत्री। मोनोकोटिलेडन्स, एक बीज पत्री के नाम से जानते हैं। और जिम्नोस्पर्म तो जानते ही। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, टीजीटी और पीजीटी, एलटी, जीआईसी का कॉमन क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉमन क्वेश्चन है कि वो कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें डाइकोटिलेडन्स मोनोकोटिलेडन्स के बीच में उन्होंने जिम्नोस्पर्म को जबरदस्ती डाल के रखा। ये डायरेक्ट पूछता है, जिसने जबरदस्ती जिम्नोस्पर्म को डाल के रखा वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो भैया बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है। एग्जाम में लगाना क्या टिक? बेंथम हुकर को सही करके आना है, जिन्होंने एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलेडन्स मोनोकोटिलेडन्स, दो एंजियोस्पर्म के बीच में किसको लगा दिया? तो बीच में जिम्नोस्पर्म को घुसा दिया। बिल्कुल अलग किस्म का। ये दिक्कत वाला तो है ही है भाई, दो पौधे एक लक्षण के एक साथ रखो, अलग वाला अलग रखो। इन्होंने क्या किया? एंजियोस्पर्म के जो मोनोकोटिलेडन्स, एक बीजपत्री दो बीजपत्री के बीच में उन्होंने किसको लगा दिया? तो भाई लगा दिया जिम्नोस्पर्म को। तो ये इनका जो डिमेरिट्स है इनके दो क्लासिफिकेशन को, वो एक ए भी है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना है। तो इन्होंने बांटा। फिर डाइकोटिलेडन्स में किनको किनको रखा? पॉलीपिटाइली को। पॉलीपिटाइली जिनके पीटल्स क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। पीटल्स जिनके होते हैं स्वतंत्र होते हैं। पेरियंथ बाइसीरिएट, पीटल्स जो होते हैं फ्री होते हैं। वही जो पीटल्स होता है स्वतंत्र होते हैं, और पेरियंथ जो होते हैं बाइसीरिएट होते हैं। और गैमोपिटाइली, पेरियंथ बाइसीरिएट होते हैं, पीटल्स फ्यूज्ड होते हैं। इसी में मोनोक्लमाइडी आता है। किस होता है? मोनोक्लमाइडी। डाइकोटिलेडन्स में मोनोक्लमाइडी पूछ देता किस में रखा गया है? तो डाइकोटिलेडन्स में रखा गया है, जिनमें पेरियंथ जो होते हैं यूनिसेरियोट। देखिए डाइकोटिलेडन्स में जो ऐसे समझ लीजिएगा, इसको डाइकोटिलेडन्स को 3 भागों में बांटा गया। ऐसे आप समझेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे हो सकता ना समझ में आए। डाइकोटिलेडन्स को कितने भागों में बांटा गया? तो डाइकोटिलेडन्स को 3 भागों में। पहला भाग है पॉलीपिटाइली। पॉलीपिटाइली में पूछ लेता खास कैरेक्टर क्या है? पॉलीपिटाइली में वो सारे पौधे रखे गए जिनके पीटल्स जो होते हैं, पेटल्स क्या होता है? कैलेक्स के क्या कहलाते हैं? सेपल। और कोरोला क्या कहलाते हैं? पेटल। तो जो कोरोला होते हैं यानी दलपुंज जो होते हैं, तो उनके जो दल होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से फ्री होते हैं वो। और इनके में जो पेरियंथ होता है वो कैसे होते हैं? बाइसीलिएट होता है। और गैमोपिटाइली दूसरा किसमें बांटा? गैमोपिटाइली में उन्होंने कहा कि जो पीटल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं इस तरह से। कैसे? ऐसे। तो वो इसमें पेटल फ्यूज रहते हैं मगर पेरियंथ बाइसीलिएट रहता है। ध्यान से देखिएगा, गहरा क्वेश्चन बनाएगा, परेशान करेगा आपको। यहां से गहरा क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ देगा गैमोपिटाइली में पेरियंथ की स्थिति क्या होती है? तो बाइसीलिएट होती है। आपसे पूछेगा पॉलीपिटाइली में पेरियंथ की स्थिति क्या होती है? तो बाइसीलिएट होती है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत याद रखना। अच्छा, मोनोक्लमाइडी क्या होता है? मोनोक्लमाइडी में क्या होता है? इसमें जो पेरियंथ होते हैं यूनिसेरिएट होते हैं। वेरी तीसरा भाग है इसका, तो यूनिसेरिएट होते हैं। ये क्या होते हैं? यूनिसेरिएट। पेरियंथ क्या होते हैं? जब कैलेक्स कोरोला का कलर एक जैसा हो और हम विभेद ये ना कर पाए कि कौन कैलेक्स है कौन कोरोला है, तब हम उनको शब्द यूज करते हैं पेरियंथ। ग्रैमनी कुल में जो आप देखते हैं वो पेरियंथ ही देखते हैं। किसको देखते हैं? पेरियंथ बोलते हैं, वहां कैलेक्स कोरोला नहीं यूज करते। समझ में आया? पेरियंथ क्या होते हैं? जब कैलेक्स कोरोला का कलर संरचना एक जैसी हो, हम ये भी भेदित ना कर पाए कि कौन कैलेक्स है कौन कोरोला, तब उसे हम पेरियंथ यूज करते हैं। इसकी इकाई टेपल्स होती है। अच्छा, मोनोक्लमाइडी क्या होता है? मोनोकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स में किसको रखा गया? जिनमें पेरियंथ यूनिसीरिएट होता है। क्या होते हैं? यूनिसीरिएट होते हैं। और देखिए मोनोक्लमाइडी में भी यूनिसीरिएट है और मोनोकोटिलेडन्स में भी पेरियंथ यूनिसीरिएट है। यहां से क्वेश्चन
बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। रटिए रटिए रटिए, बार बार रटिए। यहाँ से आप अभी उठाकर पेपर देख लीजिएगा, जीआईसी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का और एलटी का, यहाँ से क्वेश्चन उठाया है, कई बार पूछता है। बैंथम हुकर ने कितनी फैमिलीज में डिवाइड किया है, कितनी फैमिलीज में डिवाइड किया अपने पूरे वर्गीकरण को? तो मित्र 202 फैमिली में इन्होंने अपने पूरे वर्गीकरण को 202 फैमिली में विभाजित किया है। तो रात केवल एक चीज याद रखना, 202 फैमिली में डिवाइड किया बैंथम हुकर ने। पूछ लेता कितनी सीरीज बनाई थी, तो इन्होंने 21 सीरीज बनाई थी। कितनी सीरीज बनाई थी अपने वर्गीकरण में? तो इन्होंने 202 फैमिली में विभाजित किया और 21 सीरीज है, 21 सीरीज है। और इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बैंथम हुकर ने शुरुआत में किसको रखा, किस फैमिली को? तो रैनन कुलेसी को रखा है। पूछ देता है आखिरी लास्ट फैमिली इनकी कौन सी थी, आखिरी में किसको रखा है? तो ग्रैमनी कुल के पौधों को रखा है या ग्रैमनी को रखा है। जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोगों की बीएससी की बुक आती है फैमिली की, वो बैंथम हुकर से लगी रहती है। शुरुआत में हम लोग रैनन कुलेसी पढ़ते हैं और लास्ट में ग्रैमनी पढ़ के लास्ट हो जाती है फैमिली की। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो बैंथम हुकर से इतना ही आपसे पूछता है। फिर आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, बैंथम हुकर से इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।